ओके, तो आज हम देखने वाले हैं MPS 001 का कंप्लीट सिलेबस। उससे पहले हम एक क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर करिए दो कंट्रीज़ है, कंट्री ए एंड कंट्री बी। ठीक है, कंट्री ए जो है उसमें हर साल इलेक्शन होते हैं। ठीक है, मल्टी पार्टी इलेक्शन होते हैं जहाँ पे बहुत सारे लोग वोट भी करते हैं। बट वहाँ पे एक दिक्कत है क्या कि वहाँ की जो रूलिंग पार्टी है वो सारी नेशनल मीडिया को जो है उसको कंट्रोल करती है। अपोजिशन जो है वो हर टाइम लीगल बैटल्स में फंसे रहते हैं, जेल में रहते हैं, है ना। और जो 1% ऑफ पॉपुलेशन है उनके पास ही सारी वेल्थ है कंट्री की। ठीक है, अब दूसरी कंट्री कंसिडर करते हैं। दूसरी कंट्री में क्या चीज़ है, वहाँ पे भी रेगुलर इलेक्शन होते हैं। बट एक चीज़ वहाँ पर डिफरेंट है कि वहाँ पर जो सारे सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप्स है उनके पास इक्वल एक्सेस है मीडिया का, पब्लिक फंडिंग का, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का, लेवल प्लेइंग फील्ड है, गारंटी है कि जो उनके बेसिक नीड्स है जैसे राइट्स, एजुकेशन, हेल्थ केयर, हाउसिंग, ये सारी चीज़ें उनको अच्छे से प्रोवाइड करी जा रही है। ठीक है, और वो पार्टिसिपेट भी करते हैं पॉलिटिकल लाइफ में या फिर बाकी चीज़ों में। ठीक है, तो अब मेरा आपसे क्वेश्चन है कि इन दोनों में से कौन सी कंट्री में डेमोक्रेसी है। ठीक है, एक सेकंड सोच के आप बताइए। तो अब आप बोलेंगे यार ये तो सेकंड वाली कंट्री में लग रही है डेमोक्रेसी, बट ऐसा नहीं है। दोनों कंट्रीज़ में ही डेमोक्रेसी एग्जिस्ट करती है, डिफरेंट तरह की करती है बट करती है। ठीक है, तो आज हम यही देखने वाले हैं। आज की पहली यूनिट हम कवर करेंगे जिसमें डेमोक्रेसी, ठीक है, जो कि यूनिट 2 है हमारी MPS 001 की। अब इस वीडियो का मोटिव क्या है? इस वीडियो का मोटिव देखो मेरा ये है कि मैं आपको जो कोर कॉन्सेप्ट्स है ना अभी इसके MPS 001 में जो हमारी बुक 1 है उसमें जो कोर कॉन्सेप्ट्स हैं उन सबको आपको कवर करवाऊँ। ठीक है, तो अब मैं इसमें क्या सजेस्ट करूँगा, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो और आपने इससे पहले व्हाट इज़ पॉलिटिकल थ्योरी वाली वीडियो नहीं देखी तो आप इस वीडियो के बाद पहले वो वाली वीडियो देखना। ठीक है, हमारा इस वीडियो से कितने क्वेश्चन कवर हो जाएंगे आपसे पहले तो यही पूछेंगे मुझसे। तो 10 में से मैं कहता हूँ आपके 5-6 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। ठीक है, बट इतने क्वेश्चन इनफ नहीं है, इसलिए इसके अलावा एक और वीडियो आपको देखनी पड़ेगी जो आएगी इंपॉर्टेंट लाइक क्वेश्चंस के ऊपर। ठीक है, तो आप ये वीडियो एक और देख लेना, एक ये वाली वीडियो जो भी आप देख रहे हो ये देख लेना, एक पॉलिटिकल थ्योरी वाली देख लेना। ये टोटल लेंथ इन तीनों वीडियोज़ की अराउंड 1.5 आवर्स होगी। ठीक है, और इस सब्जेक्ट में आपको इतना टाइम देना ही पड़ेगा क्योंकि ये सब्जेक्ट जो है कॉन्सेप्चुअल नहीं है। इस सब्जेक्ट में कुछ स्टोरीज़ हैं, है ना, और स्टोरीज़ के अलावा कुछ फैक्ट्स है या फिर कुछ थिंकर्स के नाम है जो आपको याद रखने पड़ेंगे और आंसर में लिख के आने पड़ेंगे। ठीक है, यहाँ मैं आपके लिए बेयर मिनिमम कराने के लिए लेके आया हूँ कि आप आज इस वीडियो के बाद कम से कम ये 5 से 6 क्वेश्चन पूरे आराम से कर सके। ठीक है, इसके लिए मैंने आपको पेपर भी दिखा रहा हूँ यहाँ पर, और ये पेपर मैं इसके बाद आपको दिखा भी दूँगा क्वेश्चन सारे जो आप सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आपको 500 वर्ड्स लिखने होते हैं एक आंसर के अंदर। एक क्वेश्चन जो है 20 मार्क्स का होता है। इंटर लैंग्वेजेस बहुत ज़रूरी होती है और कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ही यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब अगर हम डेमोक्रेसी की बात करें, ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। अगर हम शुरू करें चैप्टर को तो डेमोक्रेसी आती कहाँ से है? ठीक है, तो डेमोक्रेसी आती है बहुत पुराने टाइम से, क्लासिकल टाइम से। ठीक है, 4th-5th BC से, 5th सेंचुरी BC से। ठीक है, तो इस टाइम पे क्या था कि डेमोक्रेसी जो है वो कहाँ से निकल के आया है? डेमोक्रेसी निकल के आया है डेमोस प्लस क्रेटोस। ठीक है, इसका मतलब होता है लिटिल पावर ऑफ कलेक्टिव पीपल की, जो आपने पढ़ा होगा डेमोक्रेसी बचपन में कि वी द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, है ना, कि ये सारी जो चीज़ें आपने पढ़ी है ये सारी चीज़ें जो है डेमोक्रेसी की काफ़ी सिंपल डेफिनेशन है। ठीक है, एक्चुअल में डेमोक्रेसी से काफ़ी कुछ है, ऊपर है। तो इसमें अब हम देखें अगर नो इनएलिएनेबल राइट्स। इनएलिएनेबल मतलब क्या होता है कि जो आपसे छीना नहीं जा सकता। ठीक है, तो अब उस टाइम पे क्या होता था, ऐसा कोई लॉ नहीं था, वहाँ पे कुछ था नहीं कि ऐसा कुछ इतनी बड़ी इंस्टीट्यूट हो जैसे गवर्नमेंट हो या फिर कुछ ऐसा हो जो सबके लिए राइट्स ऐसे मेंटेन करे। तो वहाँ पर उस टाइम पर ऐसे कोई राइट्स नहीं थे जो आपसे छीने नहीं जा सकते। ठीक है, तो यही जो डेमोक्रेसी अगर हम बिल्कुल शुरू में देखा जाए तो कुछ इस तरीके की डेमोक्रेसी थी, है ना। अब इसी में हम देखते हैं आगे 2 तरीके की डेमोक्रेसी, प्रोसीड्यूरल एंड सब्सटेंटिव। ठीक है, अब हमने एक क्वेश्चन शुरू करा था जिसमें हमने 2 कंट्रीज़ देखी थी जिसमें एक कंट्री काफ़ी थोड़ी करप्ट थी और एक कंट्री जो थी वो काफ़ी लाइक हेल्दी थी इन टर्म्स ऑफ डेमोक्रेसी, है ना। तो अब प्रोसीजरल एंड सब्सटेंटिव देखते हैं। प्रोसीजरल में वो उस टाइप की डेमोक्रेसी आती है जहाँ पे मैकेनिक्स और इंस्टीट्यूशनल रूल जो है बस वो बना दिए गए। ठीक है, इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया या फिर इतना ज़्यादा उसके ऊपर फोकस नहीं करा जाता कि वो वर्क कर रहे हैं नहीं कर रहे। और दूसरी तरफ सब्सटेंटिव जो है वहाँ पर यही चेक किया जाता है कि जो हमने चीज़ देखी, लाइक हमने सेकेंड वाली कंट्री में देखा कि यहाँ पर अच्छे से लाइक इलेक्शन हो रहे हैं, उसका रिजल्ट भी निकल के आ रहा है, जैसे कि एजुकेशन, हेल्थ केयर, हाउसिंग, इन सब के ऊपर ध्यान दिया जा रहा है एक्चुअल में, है ना। तो ये हो गया हमारी सब्सटेंटिव। ठीक है, मतलब हमने एक चीज़ इम्प्लीमेंट करी, उसका रिजल्ट भी अच्छा आया। वो प्रोसीजर में हम सिर्फ लाइक इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं, रिजल्ट के ऊपर ध्यान नहीं देते। तो ये हो गई प्रोसीजरल वर्सेस सब्सटेंटिव। आपके ऊपर क्वेश्चन यही आएगा पेपर में, प्रोसीजरल क्या होता है, सब्सटेंटिव क्या होता है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें लिख के आनी है।
अगली चीज़ अगर हम देखें डेमोक्रेसी का एवोल्यूशन क्या है, तो डेमोक्रेसी जो है वो 3 वेव्स में देखी गई हमको 20th सेंचुरी में, ठीक है। अगर आपको पता है वर्ल्ड वॉर 1 में क्या हुआ था, वर्ल्ड वॉर 2 में क्या हुआ था, वर्ल्ड वॉर 3 में क्या हुआ था, तो बहुत अच्छा है, मतलब वर्ल्ड वॉर 3 तो सॉरी नहीं हुई, बट कोल्ड वॉर में क्या हुआ था, सॉरी, ओके। सो अब क्या हुआ एक्चुअल में, वर्ल्ड वॉर 1 के बाद क्या हुआ, कुछ कंट्रीज़ जो थी ना वो कंट्रीज़ को लाइक फ्री हो गई, वो उनके जो ब्रिटिश रूल से या फिर जो रशिया, ऑटोमन एम्पायर, इन सब में जो थी वो सारी थोड़ी थोड़ी खुलने शुरू हो गई, ठीक है। उस वक्त ग्रेट डिप्रेशन आया, तो फिर जो हमारे लाइक जो ब्रिटिश कॉलोनीज़ थी या फिर जो बाकी कॉलोनीज़ थी वो सारी उनके ऊपर ज़्यादा प्रेशर बनना शुरू हो गया, तो ब्रिटिश उनको अब और एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाई, तो वहाँ पर डेमोक्रेसी स्टैब्लिश होनी शुरू हो गई, ठीक है। बट वहाँ पर थोड़ी कम लेवल पे थी अभी डेमोक्रेसी। उसका था वर्ल्ड वॉर 2, जहाँ पर इंडिया भी जो था वो लाइक इंडिपेंडेंट मिली, इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली, है ना। तो उस टाइम पर भी काफ़ी सारी कंट्रीज़ लाइक डेमोक्रेटाइज हुई और इंडिपेंडेंट हुई, तो फिर उसमें से इंडिया जो था वो इंडिया सबसे बड़ी डेमोक्रेसी अब तक की जो लाइक इंडिपेंडेंट हुई, क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ी पॉपुलेशन है, सबसे ज़्यादा कल्चर है, बाकी सारी चीज़ें भी है जो काफ़ी ज़्यादा है वर्ल्ड के रिस्पेक्ट में, ठीक है। और क्या क्या रह गया, कुछ अफ्रीकन कंट्रीज़ रह गई, है ना, और कुछ एशियन कंट्रीज़ भी रह गई जो वेस्ट एशिया में आती है ना। देन क्या हुआ, हमारा कोल्ड वॉर एरा आया। कोल्ड वॉर में क्या था, यूएसए वर्सेस यूएसएसआर। अब इसमें जीता कौन, यूएसए जीत गया, ठीक है। तो यूएसए अगर जीता तो यूएसएसआर टूट गया। अब जो यूएसएसआर टूटा तो उसमें जो कुछ ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज़ थी और सोवियत यूनियन की कुछ कंट्रीज़ थी, ये सारी कंट्रीज़ जो है ये अब डेमोक्रेटाइज हुई। तो ये जो एवोल्यूशन है ये अब आपको मेरे ख्याल से अच्छे से समझ आ गया कि कब कब कौन सी कंट्रीज़ कैसे लाइक डेमोक्रेटाइज हुई। यही एवोल्यूशन 3 वेव ऑफ 20th सेंचुरी डेमोक्रेसी का क्वेश्चन आएगा, एक्सप्लेन द एवोल्यूशन ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, सबसे पहले आप लिखेंगे ये वाली चीज़ कि सबसे पहले जो डेमोक्रेसी थी उसमें ऐसे कोई राइट्स नहीं थे, वो छीने नहीं जा सकते थे, तो लोगों को लगता था कि हम अलग हैं इनसे। बाद में जो राइट्स आने शुरू हुए उसमें क्या था कि सबसे पहले वर्ल्ड वॉर 1 के बाद हुए, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद हुए, देन वर्ल्ड वॉर लाइक 3rd वेव जो है वो कोल्ड वॉर के बाद आई। इसके बाद क्या आता है, लिबरल ट्रांजिशन। लिबरल ट्रांजिशन अभी हम थोड़ी देर बाद वापस और अच्छे से देख लेंगे। इसके अलावा अगर हम देखें तो कोर कॉन्सेप्चुअल फैमिली। अब डेमोक्रेसी के लिए 3 चीज़ें सबसे इंपॉर्टेंट है, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड ऑटोनॉमी, ठीक है। लिबर्टी क्या होती है ये हम आगे देख लेंगे, इक्वालिटी क्या होती है ये भी हम आगे देख लेंगे, ऑटोनॉमी क्या होती है, ऑटोनॉमी होती है कि कैपेसिटी टू सेल्फ गवर्न, ठीक है। जैसे कि हेजेमनी आपने सुना होगा, पावर सुना होगा, ठीक है। तो आपके पास इंडिविजुअली कितनी पावर है या फिर आपके पास इंडिविजुअली कितनी हेजेमनी है, उसको आप बोलेंगे ऑटोनॉमी। तो डेमोक्रेसी के लिए 3 चीज़ें सबसे इंपॉर्टेंट है, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड ऑटोनॉमी। अगर हम आगे देखें जस्टिफिकेशन फॉर डेमोक्रेसी, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है इस चीज़ के लिए। इंट्रिंसिक जस्टिफिकेशन और इंस्ट्रूमेंटल जस्टिफिकेशन। मान लो एक कंट्री है जहाँ पर आपको वोटिंग राइट्स है आपके पास, ठीक है, और सबके पास वोटिंग राइट्स है, जिसमें सिटीजन्स की जो मॉरल वर्थ है उसको ध्यान दिया जाता है, ठीक है। और एक और है जिसमें अकाउंटेबल गवर्नमेंट भी लाइक वोटिंग है, जिसकी वजह से स्टेबल एंड अकाउंटेबल गवर्नमेंट बनती है। तो अब आप ही मुझे बताओ कि इन दोनों में से कौन सी जस्टिफिकेशन किस चीज़ को लाइक डिनोट करेगी, ठीक है। इंट्रिंसिक जस्टिफिकेशन है, इंस्ट्रूमेंटल जस्टिफिकेशन। अब आप कहोगे यार हमको तो पता ही नहीं इंट्रिंसिक और इंस्ट्रूमेंटल होता क्या है। तो इंट्रिंसिक क्या होता है, अब यहाँ पर इंट्रिंसिक होता है कि आपने बस वोटिंग के राइट दे दिए, अब आपको फ़र्क नहीं पड़ता कि वहाँ पे स्टेबल अकाउंटेबल कौन सी गवर्नमेंट बन रही है, ठीक है। और दूसरा होता है इंस्ट्रूमेंटल, वहाँ पे आपको फ़र्क पड़ता है कि आपने राइट टू वोट तो दे दिया, बट अब इससे स्टेबल एंड अकाउंटेबल गवर्नमेंट बनी या नहीं बनी। अगर बनी तो उसका जो मतलब जो एग्जीक्यूशन है वो सही से हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। तो अब आपको ये दोनों चीज़ें भी अच्छे से समझ आ गई होगी, है ना। अब इसके बाद 3 मॉडल आते हैं डेमोक्रेसी के, जिसमें एक आता है पार्टिसिपेटरी, एक आता है डेलिब्रेटिव, एक आता है कॉस्मोपॉलिटन। अगर आपको इन तीनों वर्ड्स के मतलब पता है तो आप वैसे भी इसका एक्सटेंड करके लिख सकते हैं, अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। पार्टिसिपेटरी मतलब आप डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब आप डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेट कैसे करेंगे, जब हम गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट करेंगे। गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट करने का मतलब होता है जैसे आप पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आप म्यूनिसिपैलिटीज़ में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आप डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। दूसरा आता है डेलिब्रेटिव। डेलिब्रेट मतलब होता है डिबेट, ठीक है। अब डिबेट का क्या मतलब होता है कि जैसे गवर्नमेंट ने कोई लॉ निकाला, अब पब्लिक उसके ऊपर डिबेट करेगी, जो कि हमारी मीडिया का काम होता है वो वैसे। बट यहाँ पर डेलिब्रेटिव का मतलब होगा कि आप और मैं मिलकर डिबेट करेंगे उन चीज़ों के ऊपर, ठीक है। और उसके बाद जो लॉ बना है वो इम्प्लीमेंट होगा, ना कि बस गवर्नमेंट ने डिसाइड कर दिया और वो इम्प्लीमेंट हो गया। इसके बाद आता है कॉस्मोपॉलिटन। कॉस्मोपॉलिटन का मतलब होता है एक तरीके से ग्लोबलाइजेशन, ठीक है, जिसमें एजर्ट दैट लोकल स्टेट्स अलोन कैन नॉट सॉल्व द ट्रांस बॉर्डर क्राइसिस, ठीक है, जिसमें एक स्टेट जो है वो बाकी सारी चीज़ों को नहीं देख सकती, है ना। उसी तरीके से एडवोकेट ग्लोबल डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन टू हैंडल कलेक्टिव ग्लोबल इशूज़।
तो वही सारी चीज़ें मैंने आपको बताई, वही यहाँ पे भी लिखी हुई है कि ग्लोबलाइजेशन लाइक इंडिया एंड यूएसए मिलके किसी और चीज़ का सोल्यूशन निकाल रहा है, उस चीज़ को बोलेंगे कॉस्मोपॉलिटन। तो ऐसी डेमोक्रेसी आती है ना। इसके बाद इसके लिए मैंने एक टेबल बना रखी है, अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप एग्ज़ाम में काफ़ी काम आएगा। तो एक बार अगर हम डेमोक्रेसी अब शुरू से देखें तो आपको लग रहा होगा कि यार ये तो क्या बता दिया, सब कुछ सर के ऊपर से चला गया, ठीक है। तो शुरू से एक बार देखें अगर हम, तो क्लासिकल एथनिक ये जो एथेंस है ये एक स्टेट थी एंशिएंट टाइम की, उसके बारे में लिखा हुआ है। उस टाइम पे डेमोक्रेसी जो थी वो कहाँ से इमर्ज हुई, वो डेमोस प्लस क्रेटोस हुई, जहाँ पर राइट्स थे वो ऐसे थे। फिर हमने दो टाइप की डेमोक्रेसी देखी, प्रोसीजरल एंड सब्सटेंटिव। प्रोसीजरल मतलब था जिसमें हम मतलब बस हमने वोटिंग करा ली, उसके बाद अच्छा है बेकार है उस पर फ़र्क नहीं पड़ता। और सब्सटेंटिव में था जिसमें अच्छा है ख़राब है उस पर फ़र्क पड़ता है, ठीक है। फिर हमने 3 वेव्स देखी। फिर हमने लिबरल ट्रांजिशन देखा। अच्छा, लिबरल ट्रांजिशन अब बताता हूँ मैं आपको। सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट हम आगे भी जाके देखने वाले हैं, जिसमें जॉन लास्की बताएंगे इसके बारे में, ठीक है। तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है, इन्होंने बोला कि जैसे स्टेट है, ठीक है ना, मान लो स्टेट नहीं, एक आइलैंड है, वहाँ पे 10 लोग रहते हैं, ठीक है। अब ये जो 10 लोग हैं, इन 10 लोगों को मतलब अब यहाँ पे रूल रेगुलेशन तो है नहीं क्योंकि गवर्नमेंट नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो इन 10 लोगों ने मिलकर डिसाइड करा कि यार हम एक काम करते हैं, हम एक बंदे को पावर पे करते हैं, चढ़ाते हैं, ठीक है। और ये बंदा हमारी जो बाकी 9 लोग हैं ना, इनके राइट्स को डिसाइड करेगा कि इनके पास कौन से राइट्स होने चाहिए, कौन से नहीं हो सकते, ठीक है। तो ये क्या है, ये एक तरीके से 10 लोगों ने मिलकर यहाँ पे सोशली कॉन्ट्रैक्ट कराना है कि ये जो एक पर्सन है ये हमारे सबके जो नेचुरल राइट्स है या फिर जो बाकी सारे राइट्स है वो सब कुछ ये कैरी करेगा, है ना। तो यही होता है सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, ठीक है। इसके बाद आता है जॉन लॉक की थ्योरी, जिसमें वो बोलते हैं लाइफ, लिबर्टी एंड जो प्रॉपर्टी है, ये तीनों ही राइट्स की मेन डेफिनेशन है। अभी हम राइट्स आगे पढ़ने वाले हैं तो आप ये और अच्छे से समझेंगे आगे जाके। तो अब हमने आगे क्या देखा था, एक वो भी देख लेते हैं। हमने देखा लिबर्टी, इक्वालिटी एंड ऑटोनॉमी जो है 3 सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है डेमोक्रेसी के लिए। उसके बाद डेमोक्रेसी में हमने इंट्रिंसिक एंड इंस्ट्रूमेंटल भी पढ़ा। देन हमने 3 तरीके की डेमोक्रेसी पढ़ी, डेलिब्रेटिव, कॉस्मोपॉलिटन एंड पार्टिसिपेटरी, ठीक है। इसके बाद हमने इससे एक टेबल भी देख ली। अब आगे बढ़ते हैं लिबर्टी के ऊपर। एक सेकेंड, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं लिबर्टी के ऊपर। अब लिबर्टी क्या होती है, लिबर्टी सबसे पहले तो आप बताओ आपको लिबर्टी का मतलब क्या पता है। मैं अगर आपको बोलूँ यू हैव द लिबर्टी टू डू दिस वर्क, तो आप क्या बोलोगे, क्या है लिबर्टी? आप बोलोगे कि लिबर्टी का मतलब है फ्रीडम, है ना। बट लिबर्टी इज़ एक्चुअली नॉट फ्रीडम, ठीक है। लिबर्टी है फ्रीडम टू अ पर्सन और टू अ इंडिविजुअल टू डेवलप हिमसेल्फ फुली, ठीक है। तो ये होती है एक्चुअल में लिबर्टी कि एक इंसान अपने आप को फुली डेवलप कर पाए, ठीक है। जितना वो डेवलप करना चाहता है उतना जितना डेवलप कर सकता है उतना डेवलप कर पाए, उसको बोलते हैं लिबर्टी, ठीक है। तो इसके आइडियाज़ जो है, लिबरलिज्म के आइडियाज़ जो है वो ऐसे इवॉल्व हुए, पहले क्लासिकल लिबरलिज्म थे, जहाँ पर जो जॉन लॉक थे वो ये कहते थे कि जो स्टेट है वो सबसे कम इंटरवेंशन करनी चाहिए हमारे लाइफ में, ठीक है। बट इससे दिक्कत क्या होगी, मान लो स्टेट आज गवर्नमेंट बोले कि हम आप में इंटरवीन नहीं करेंगे, ठीक है। तो जो कंपनीज़ है, कैपिटलिस्ट मार्केट है, कैपिटलिस्ट जो लोग हैं वो क्या करेंगे, अपने वर्कर का एक्सप्लॉयटेशन शुरू कर देंगे, है ना। तो एक्सप्लॉयटेशन शुरू होगा तो फिर क्या आएगा, इसकी वजह से इनइक्वालिटीज़ बढ़ेगी। तो इसके बाद आइडिया आता है मॉडर्न लिबरल का। मॉडर्न लिबरल लोग क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि स्टेट को इंटरवेन करना चाहिए, ठीक है। और एक वेलफेयर स्टेट बनानी चाहिए। वेलफेयर स्टेट मतलब जहाँ पर एफर्मेटिव एक्शन लिया जाए, जहाँ पर लोगों के भले के लिए डिसीजंस लिए जाए, है ना। अब अगर ऐसा होगा, मान लो स्टेट बोलती है कि अब से हम तुम्हारे सारे डिसीजन जो है उनको हैंडल करेंगे, इससे क्या होगा, इससे इकोनॉमिक स्लो डाउन आ जाएंगे, क्योंकि कैपिटलिस्ट क्लास जो है वो ज़्यादा पैसे नहीं कमा पाएगी, जीडीपी लाइक बढ़ नहीं पाएगी, जीडीपी जो है ना, जीडीपी नीचे जाएगी, जो पर कैपिटा इनकम है वो नीचे जाएगी, और बाकी सारी चीज़ें जो है मतलब इकोनॉमिक स्लो डाउन आ जाएगा। इसके लिए आता है वापस से न्यू लिबरल आइडिया। न्यू लिबरल आइडिया अब क्या कहता है, वो कहता है जो पहले वाला क्लासिकल लिबरल था ना, इसी को वापस लेके आओ और इससे भी ज़्यादा बुरी तरीके से लेके आओ। मतलब स्टेट तो इंटरवेन करे ही ना, बल्कि जो मार्केट है वो ग्लोबली और खोल दो, ठीक है। तो ये आता है न्यू लिबरल आइडिया। इसका आता है सोशल लिबरल। सोशल लिबरल वापस से यही वाला आइडिया लेके आते हैं, कार्ल मार्क्स का आइडिया है, ये हम आगे और अच्छे से देख लेंगे, ठीक है। तो अगर आपको ये वाला एवोल्यूशन समझ में नहीं भी आया तो कोई बात नहीं, ये आप स्किप कर सकते हैं वाला पार्ट, ठीक है। ये लेकिन समझने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट था। अब एक है हमारे मैकेलम साहब, इन्होंने बोला एक कॉन्सेप्ट दिया, ट्राइडेक कॉन्सेप्ट, ठीक है, ऑफ लिबर्टी। ये क्या कहते हैं कि एक सेकेंड, हाँ, ये कहते हैं कि एक्स इज़ फ्री फ्रॉम ए टू डू बी। मतलब इन्होंने बोला कि एक्स जो है, एक्स मतलब आप, ठीक है। आप जो है वो मान लो यहाँ अपने घर से आपको जाना है अपने लाइब्रेरी, ठीक है। अभी जो लाइब्रेरी आपको जाना है ये इससे आप जाते हो साइकिल से,
ठीक है। अब साइकिल तो कैसे बनाऊँ, चलो कोई बात नहीं, आप साइकिल से जाते हो, ठीक है। अब आपकी साइकिल का टायर मान लो पंचर नहीं है, ठीक है, या फिर आपके घर के बाहर ताला नहीं है, ठीक है, तो क्या आप लाइब्रेरी जा सकते हो? आप जा सकते हो, ठीक है। तो बी क्या हो गया यहाँ पर, लाइब्रेरी हो गया। ए क्या हो गया, ए हो गया यहाँ पर जो आपको चीज़ रोक रही है। जैसे अगर आपके घर के बाहर ताला है तो आप कैसे जाओगे, है ना। अगर आपको साइकिल का टायर पंचर है तो आप कैसे जाओगे, तो ए क्या है, ए यहाँ पे ऑब्स्टिकल है, ठीक है। ए इज़ ऑब्स्टिकल, एक्स इज़ आप एंड बी इज़ योर डेस्टिनेशन, ठीक है। तो इसको अगर एग्जाम्पल से ले तो यू आर फ्री फ्रॉम अ फ्लैट टायर टू राइड योर बाईसाइकिल टू लाइब्रेरी। बाईसाइकिल, बाइक जो भी है, ठीक है, आप जा सकते हैं आराम से लाइब्रेरी तक, है ना। तो अब इसके ऊपर हम क्या सीख सकते हैं, क्या आपको किसी ने रोका रोड पर कि आप लाइब्रेरी नहीं जाएंगे, तो आप बोलेंगे नहीं रोका। बट इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या आपको बाइक या साइकिल या फिर जो भी है वो चलाना आता भी था, या फिर आपके पास थी भी, तो आप बोलेंगे कि थी तो थी, नहीं थी तो नहीं थी, है ना। अब बस यही पे डिफरेंस आता है लिबर्टी में। अब हम एक कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं, नेगेटिव लिबर्टी एंड पॉजिटिव लिबर्टी, ठीक है। नेगेटिव लिबर्टी क्या होता है, जो कि हमने यहाँ पर देखा कि क्या किसी ने आपको ब्लॉक करा रोड पर, नहीं करा, तो आपके पास नेगेटिव लिबर्टी है। मतलब कि आपके ऊपर किसी ने कोई रिस्ट्रिक्शन लगाया ही नहीं, ठीक है। फोकस ऑन एक्सटर्नल ऑब्स्टिकल्स, ठीक है, जैसे कि आपके घर के बाहर ताला नहीं लगा हुआ था, है ना। तो ये हो गया एक तरीके से नेगेटिव लिबर्टी। और पॉजिटिव लिबर्टी क्या हो गया, पॉजिटिव लिबर्टी हो गया कि क्या आपको साइकिल चलानी आती थी, जो हमने ऊपर देखा अभी, क्या आपको साइकिल चलानी आती थी। मान लो आपने बोला साइकिल चलानी आती है, बाइक चलानी नहीं आती, ठीक है, या और आपके पास बाइक ही थी, या आपने बोला बाइक चलानी नहीं आती। अब गवर्नमेंट ने अगर इस पॉइंट पर यहाँ पर इंटरवीन करके आपको साइकिल या बाइक चलाना सिखाया नहीं, तो ये हो गया आपकी पॉजिटिव लिबर्टी, ठीक है। मतलब पॉजिटिव लिबर्टी का वायलेशन कि आपको ये नहीं सिखाया। तो अब आपको समझ आ रहा होगा पॉजिटिव और नेगेटिव का मतलब क्या है। नेगेटिव का मतलब हो गया कि स्टेट ने इंटरवीन ही नहीं करा, ठीक है। यहाँ पर अगर आपके पास बाइक नहीं थी और स्टेट ने आपको बाइक नहीं दिलाई या फिर नहीं सिखाई चलाना, तो ये स्टेट की तरफ से नेगेटिव लिबर्टी शो कर रही है, ठीक है। और अगर स्टेट ने आपको सिखाया, अफर्मेटिव एक्शन लिया कि आपके पास बाईसाइकिल अगर नहीं है तो आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि ये चीज़ आपको रोक रही है लाइब्रेरी जाने से, तो ये हो गया पॉजिटिव लिबर्टी, ठीक है। तो अब मेरे ख्याल से आपको अच्छी चीज़ समझ आ गई होगी। तो इसको अगर हम एक और एग्जांपल से समझने की कोशिश करें, ठीक है, ये वाला एग्जांपल, इमेजिन अ ब्रिलियंट स्टूडेंट हु कैन नॉट अफोर्ड देयर द ट्यूशन फी फॉर यूनिवर्सिटी। If you look at the situation through lens of negative liberty by focus on formal laws, physical blocks, is this student free to attend university? या फिर पॉजिटिव लिबर्टी के मतलब इसमें हम कौन सी लिबर्टी यूज़ करेंगे, आप बताओ। एक सेकंड पॉज करके आप बताइएगा क्या करेंगे, ठीक है। तो अब आप बोलेंगे कि यार अब उसके पास पैसे नहीं है, ठीक है, बट फ्री तो है ही वो यूनिवर्सिटी जाने के लिए, है ना। तो यहाँ पे कौन सी लिबर्टी यूज़ हुई, यहाँ पे हुई नेगेटिव लिबर्टी। कैसे नेगेटिव लिबर्टी कैसे हुई, नेगेटिव लिबर्टी इसलिए क्योंकि फिजिकली तो उसने किसी ने उसको रोका ही नहीं ना, उसको किसने रोका, ये ट्यूशन फ़ी ने। ट्यूशन फ़ी क्या है, ट्यूशन फ़ी क्या है, फिजिकल चीज़ है, नहीं है, है ना। वो आई पॉजिटिव लिबर्टी के अंडर कि गवर्नमेंट अब इंटरवीन करे यहाँ पर, गवर्नमेंट इस फीस को या तो डाउन करे या फिर बच्चों को यहाँ पर फ़ीस दे, जिसके थ्रू ये जो है ये बैरियर तोड़ पाए यहाँ पर, है ना। तो ये चीज़ अब आपको अच्छे से समझ आनी चाहिए। नेगेटिव लिबर्टी क्या होता है, पॉजिटिव लिबर्टी क्या होता है। नेगेटिव लिबर्टी सिंपली ये चीज़ कि जो आपके पास चीज़ है, क्या आप उसको लेके दूसरी जगह जा सकते हैं और आपको कोई रोक नहीं रहा रास्ते में। पॉजिटिव लिबर्टी हो गई, आपके पास एक चीज़ है, आपके पास बीच में एक फ़िज़िकल ब्लॉकेड है, ठीक है, तो गवर्नमेंट इंटरवीन कर रही है या नहीं कर रही, बस इतनी सी चीज़ है, ठीक है। तो अब हम अगर आगे आके देखें, इसके अलावा जे.एस. मिल का हार्म प्रिंसिपल। अब हार्म प्रिंसिपल क्या कहता है, जे.एस. मिल का हार्म प्रिंसिपल कहता है कि यार दो तरीके से इंसान जो है हार्म कर सकता है, ठीक है। एक तो होता है सेल्फ रिगार्डिंग, एक होता है अदर रिगार्डिंग, ठीक है। अब सेल्फ रिगार्डिंग क्या होता है, सेल्फ रिगार्डिंग होता है मतलब आपकी मर्ज़ी है यार, क्या करना चाहते हो आप। जैसे आपने बोला कि मुझे क्या खाना है, मुझे क्या पढ़ना है, वो मेरी मर्ज़ी है, मैं जो चाहूँ वो खाऊँ, जो चाहूँ वो पढ़ूँ, ठीक है। अदर रिगार्डिंग हो गया जैसे कि आपने डैमेज कर दी पब्लिक प्रॉपर्टी या फिर किसी और को हार्म पहुँचाया, ठीक है। तो जे.एस. मिल क्या कहते हैं, जे.एस. मिल इंसान ही है, वो कहते हैं कि सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन जो है वो सिर्फ अब आपको अफेक्ट करते हैं, किसी और को अफेक्ट नहीं करते, और अदर रिगार्डिंग एक्शन जो है वो दूसरों को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो अब आपको ये बात सुनने में कैसी लग रही है कि ये सही होगी या गलत होगी। अब आप ये सोच रहे होंगे अगर मैंने आपसे चीज़ पूछी ही है तो गलत ही होगी, है ना। तो अब आगे देखते हैं, जे.एस. मिल कहते हैं, जो उन्होंने कह दिया, तो अब उसका लोग कहते हैं कि थिंक अबाउट अ पर्सन हु डिसाइड टू ड्रॉप आउट ऑफ स्कूल एंड स्पेंड ऑल डे स्लीपिंग एट होम, ठीक है। मान लो स्कूल छोड़ो, मान लो कॉलेज है, हमने इग्नू में एडमिशन लिया और हमने सोचा कि हम पूरे दिन घर पे रहेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आपको तो लग रहा होगा कि बस आपको मेरा नुकसान हो रहा है, ठीक है, बट
एक्चुअल में क्या है, मॉडर्न क्रिटिक एंड फेमिनिज्म क्या कहता है, ये लोग कहते हैं कि नो पर्सन इज़ एन आइलैंड। अगर आप और मैं सिर्फ घर पे बैठे रहेंगे या फिर कुछ करेंगे नहीं और स्कूल ड्रॉप आउट हो जाएंगे तो फिर इसका जो बर्डन आएगा वो किसी और के ऊपर आएगा, डिपेंडेंट ऑन फैमिली, समझे। सोसाइटी को एक पोटेंशियल इकोनॉमिक एंड सोशल कंट्रीब्यूशन का लॉस होगा, ठीक है, जिसकी वजह से जो इकोनॉमिक स्लो डाउन आ जाएंगी, ये सब चीज़ें आ जाएंगी। तो क्रिटिक्स आर्ग्यू करते हैं ऑलमोस्ट एवरी मेजर चॉइस वी मेक इवेंचुअली इम्पैक्ट समवन एल्स। मतलब अगर आपने कोई भी डिसीजन लिया लाइफ में, उसका इम्पैक्ट आप पे सिर्फ नहीं पड़ेगा, उसका इम्पैक्ट आपके अलावा भी काफ़ी लोगों पे पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप समझ सकते हैं यहाँ से। इसके अलावा एक मार्क्सिस्ट एंड सोशलिस्ट पर्सपेक्टिव आता है, ये आपको यहाँ पे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको बाद में अगले किसी लेक्चर में बता दूँगा एक बार। देन फेमिनिस्ट क्रिटिक। अब फेमिनिस्ट क्या कहती है, फेमिनिस्ट कहती है कि मिल ने बोला कि दो तरीके की होती है, मतलब रिस्ट्रिक्शंस, है ना, एक होती है पब्लिक, एक होती है प्राइवेट। तो उन्होंने बोला पब्लिक, तो मिल ने बोला कि यार जिसमें स्टेट कैन इंटरवीन, जैसे पॉलिटिक्स, वर्क एंड लॉ। प्राइवेट में जिसमें स्टेट कैन नॉट इंटरवीन, जैसे होम, डोमेस्टिक लाइफ। अब इंटरवीन मतलब क्या होता है, जैसे कि मान लो स्टेट है, स्टेट मतलब गवर्नमेंट होता है, यहाँ पर आप गवर्नमेंट समझना, तो स्टेट है मतलब गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट आपके पब्लिक मैटर में इंटरवीन कर सकती है बट प्राइवेट में इंटरवीन नहीं कर सकती, ठीक है। तो फेमिनिस्ट ने बोला ठीक है आपने ये बात बोली, लेकिन वो उस चीज़ का क्या करे जब प्राइवेट में वुमेन के साथ जो जो गलत चीज़ें हो रही है, जैसे कि अगर एक वुमेन फ्री ही नहीं है अपने अब्यूजिव रिलेशनशिप को छोड़ने के लिए, तो यहाँ कैसे डेमोक्रेसी प्रिवेल कर रही है, यहाँ कैसे लिबर्टी प्रिवेल कर रही है, समझे। तो ये सारे क्रिटिक्स है, ये सारे आपको आंसर में लिख के आने पड़ेंगे। वो ईजी, मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा फेमिनिस्ट क्रिटिक क्या है जेएस मिल का, या फिर फेमिनिस्ट क्रिटिक क्या है लिबर्टी का। तो ऐसी ऐसी चीज़ आएगी क्वेश्चन में। अगर मैं आपको एक बार जल्दी से लिबर्टी बताऊँ क्या था वापस से, तो हमने शुरू करा था लिबर्टी से। सबसे पहले हमने लिबर्टी की डेफिनेशन देखी थी, देन हमने एक एवोल्यूशन देखा था, एवोल्यूशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, मैंने बताया आपको। फिर हमने एक ट्राइडेक कॉन्सेप्ट देखा था जिसमें एक्स इज़ फ्री फ्रॉम ए टू डू बी, ये वाला आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ गया होगा। देन हमने बहुत अच्छे से नेगेटिव एंड पॉजिटिव लिबर्टी समझने की कोशिश करी। उसके बाद हमने देखा कि बर्लिन क्या कहते हैं, बर्लिन कहते हैं कि एक डिक्टेटर जो है वो एक अच्छा लीडर हो सकता है, और एक डेमोक्रेसी जो है वो एक बेकार कंट्री भी हो सकती है, लेकिन स्टेट भी ख़राब हो सकती है ना। फिर हमने जेएस मिल का हार्म प्रिंसिपल देखा, जिसमें हमने दो टाइप की चीज़ें बताई, जिसमें एक बच्चा घर बैठे रहना चाहता था, और उसका जेएस मिल ने बोला कि उसका कुछ इम्पैक्ट सोसाइटी के ऊपर नहीं पड़ेगा, बट लोगों ने कहा कि उसका इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। ऐसे ही हमने एक और चीज़ देखी कि फेमिनिस्ट ने बोला जेएस मिल पे कि यार तुम कहते हो कि पब्लिक स्पेयर में इंटरवीन करना चाहिए, प्राइवेट स्पेयर में नहीं करना चाहिए, बट प्राइवेट स्पेयर में अगर नहीं इंटरवीन करोगे तो इक्वालिटी कहाँ से आएगी, ठीक है। और यही से हमारा कॉन्सेप्ट निकल के आता है राइट्स का। अब राइट्स क्या होते हैं, देखो राइट्स, क्लेम्स एंड पावर, क्वेश्चन आता है सीधे यही, व्हाट आर राइट्स, व्हाट आर क्लेम्स, व्हाट आर पावर, ठीक है। तो राइट्स क्या है, क्लेम्स बिकम राइट। क्लेम्स क्या होते हैं, जैसे मान लो आप इंश्योरेंस क्लेम करते हो, ठीक है, तो इंश्योरेंस क्लेम करना आपका एक राइट है ना। इंश्योरेंस मतलब क्लेम आपका कुछ थोड़ी है, इंश्योरेंस क्लेम करना आपका राइट है, ठीक है। तो राइट्स आर सोशल क्लेम्स जो आप स्टेट से कर सकते हो, ठीक है। दे आर नॉट पावर, कि वो कोई पावर नहीं है, समझे, वो एक क्लेम है जो आप किसी चीज़ से करते हो। जैसे इंश्योरेंस आप क्लेम करते हो, ठीक है, इंश्योरेंस क्लेम करना आपकी पावर नहीं है, ओके। तो राइट्स एंड पावर हैव टू बी डिस्टिंग्विश्ड। तो यही चीज़ जो है तीनों में डिफरेंस क्रिएट करती है कि राइट्स जो है वो इनहेरेंटली कुछ नहीं है, ठीक है, बिना स्टेट के। क्लेम्स जो है वो इनहेरेंटली कुछ नहीं है राइट्स के बिना। और पावर जो है, पावर तो कुछ भी नहीं है, पावर बस आपकी एक थिंकिंग है एक तरीके से, ठीक है। Likewise, an isolated individual have no rights as social being. We have no power, no right to say or do or act what we want, ठीक है। तो एक्चुअली हमारे पास कोई पावर नहीं है, एक्चुअली हमारे पास कोई क्लेम नहीं है, और एक्चुअली हमारे पास कोई राइट नहीं है। अगर है तो हमारे पास तीनों चीज़ें एक साथ है, नहीं तो कुछ भी नहीं है। अगली चीज़ अगर हम देखें मीनिंग ऑफ राइट एक्चुअल में क्या होगा, फिर राइट्स आर क्लेम्स, सोशल क्लेम्स नेसेसरी फॉर डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन पर्सनैलिटी, ठीक है, ठीक है, ईजी है। थ्योरीज ऑफ राइट। अब थ्योरीज ऑफ राइट क्या कहती है, थ्योरीज ऑफ राइट कहती है, वो हम नीचे देखेंगे अभी काफ़ी सारी, थ्योरी ऑफ नेचुरल राइट, थ्योरी ऑफ लीगल राइट, सोशल वेलफेयर ऑफ थ्योरी राइट, थ्योरी ऑफ राइट एंड मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑफ राइट। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑफ राइट और थ्योरी ऑफ नेचुरल राइट, ठीक है। अब अगर मैं आपको बोलूँ थ्योरी ऑफ नेचुरल राइट, नेचुरल राइट होते क्या है, नेचुरल राइट सिंपली होते हैं जो आपके पास बर्थ से है, ठीक है। अब आपके पास बर्थ से आप बोलोगे कौन सा राइट है यार, तो आप बोलेंगे राइट टू लाइफ है ना। राइट टू लाइफ तो आप ही के पास है, जो आपके पास इनहेरेंट है और यूनिवर्सल है, सबके पास है राइट टू लाइफ तो, है ना। इनएलिएनेबल मतलब कैन नॉट बी टेकन, जो मैंने आपको शुरू में बताया कि जो आपसे चीज़ें ली नहीं जा सकती, जिसके बिना आप फील करेंगे अलोन, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें जो होगी वो आती है नेचुरल राइट के अंदर, ठीक है। तो इसी चीज़ से बनता है फाउंडेशन ऑफ गवर्नमेंट, जो कि मैंने आपको शुरू में बताया था, जहाँ पे 10 लोग जो थे वो
जो 10 लोग थे उन्होंने मिलके एक लीडर बनाया था, जिसको उन्होंने सारे अपने राइट्स जो थे सरेंडर कर दिए थे, है ना, कि अब ये बंदा जो है ये 9 लोगों के सारे जो राइट्स हैं इनको मेंटेन करेगा। अगली चीज़ आती है थ्योरी ऑफ लीगल राइट। अब लीगल राइट क्या होता है? लीगल राइट हो गया, जैसे मान लो आज आपके पास राइट है फ़ोन चलाने का, इंटरनेट कनेक्शन होने का, ठीक है, यूट्यूब चलाने का, जिस पर आप वीडियो देख रहे हो। मान लो कल को गवर्नमेंट आती है, गवर्नमेंट ने आके बोल दिया कि आपको फ़ोन चलाने का कोई राइट नहीं है, ठीक है। अब आप क्या करोगे? आप इसके खिलाफ कुछ कर सकते हो? नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि राइट, लीगल राइट कैन बी मॉडिफाइड, ठीक है, वो मॉडिफाई हो सकते हैं, वो आपके पास बर्थ से नहीं या फिर नेचर से नहीं मिले आपको, वो आर्टिफिशियली क्रिएटेड है, समझे? तो ये चीज़ है लीगल राइट की। अगली आती है सोशल वेलफेयर थ्योरी ऑफ राइट। कुछ नहीं है, सोशल वेलफेयर थ्योरी ऑफ राइट कहती है कि सबके पास इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए, सबके पास सब कुछ चीज़ें इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। तो यही है, बस इसके नीचे भी आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस इतनी ही चीज़ थी जो मैंने आपको बताई, ठीक है। अब आती है मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑफ राइट। अब देखो हमारे मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑफ राइट क्या कहती है? मार्क्स कहते हैं कि यार देखो, हमारे जैसे अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आप एम्प्लॉय हैं, आपके एक बॉस होंगे, उनके बॉस होंगे, और एक एक्चुअल पर्सन होगा जो कंपनी का मालिक होगा, ठीक है। तो ये जो मालिक है कौन है? कैपिटलिस्ट है ना, जो लाइक कैपिटलिस्ट क्लास से बिलोंग करता है। मार्क्स कहते हैं कि यार जो कैपिटलिस्ट क्लास है ना, यही स्टेट को कंट्रोल करती है, ठीक है। स्टेट इज़ अ पपेट ऑफ कैपिटलिस्ट क्लास। वो कैपिटलिस्ट क्लास को बोलते हैं बोर्गुइज क्लास, ठीक है। तो मार्क्स कहते हैं कि ये जो कैपिटलिस्ट क्लास है वो ख़त्म करना है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? जो प्रोलेटरेट क्लास है, अब प्रोलेटरेट क्लास कौन सी होती है? जो वर्कर क्लास है, ठीक है। जो वर्कर क्लास है उन सबको एक साथ आना चाहिए और एक प्रोटेस्ट करना चाहिए इनके खिलाफ, ठीक है। और एक ऐसा प्रोटेस्ट होके एक डिसीज़न ऐसा निकल के आए जब स्टेटलेस सोसाइटी बन जाए। अब स्टेटलेस सोसाइटी मतलब यहाँ पर जो हमने ऊपर एक लीडर निकाला, ये लीडर नहीं निकल के आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि यही स्टेट है अब, है ना। अगर हम इन 9 लोगों में से एक बंदा बाहर निकाल के उसको सारी पावर दे रहे तो वो स्टेट हो गई ना, एक तरीके से गवर्नमेंट हो गई वही। तो मार्क्स कहते हैं कि ये स्टेट नहीं होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये स्टेट अगर बन गई तो वापस से वही चीज़ हो जाएगी। तो यही थी मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑफ राइट, कि राइट जो है वो सबके पास इंट्रिंसिक होने चाहिए, ना कि किसी एक पर्सन, कोई एक पर्सन बाकी सबके राइट मेंटेन करे, ठीक है। तो यही थी कलेक्टिव एंड मटेरियल राइट्स होने चाहिए सबके पास। क्लास ड्रिवन इंस्ट्रूमेंट, जो मैंने आपको स्टोरी समझाई कि अपर क्लास जो कैपिटलिस्ट क्लास थी और जो वर्कर क्लास थी जो प्रोलेटरेट क्लास थी, ठीक है, इन सब का ख़त्म होना चाहिए सब कुछ। अब मैं सजेस्ट करूँगा आपको ये स्क्रीनशॉट लेने का। आप ये बस इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। राइट्स के ऊपर कोई क्वेश्चन आता है, मैंने आपको कॉन्सेप्चुअली सब कुछ समझा दिया है, वो आप चीज़ें लिख के आ जाएंगे। उसके अलावा आप बस ये 7 पॉइंट और याद कर लीजिएगा, या ये तो मैं बोलता हूँ आप स्क्रीनशॉट लेके रखिए। पेपर से 2 मिनट पहले एंटर करने से बस रीड करके चले जाना, आपको याद रहेंगे सारे पॉइंट्स, और क्वेश्चन एग्जैक्ट ये आएगा, ठीक है, कि थ्योरी ऑफ राइट्स या फिर लास्ट की थ्योरी ऑफ राइट्स, या फिर जिस पे भी क्वेश्चन आता है आप सारा बता सकते हैं इसके थ्रू, इन 7 पॉइंट्स के थ्रू। देन हम देखते हैं इक्वालिटी। अब इक्वालिटी आज की वीडियो का लास्ट टॉपिक है। व्हाट इज़ इक्वालिटी? अब आपको पूछते हैं हम कि इक्वालिटी क्या है। सबसे पहले आपके माइंड में अगर आया हो तो आप बोलेंगे जेंडर इक्वालिटी, है ना, कि जो फीमेल है उनको मेल के इक्वल में नहीं ला रहे, ठीक है। दूसरा आप बोलेंगे यार इनकम इक्वालिटी, कि जो रूरल एरिया है उनकी सैलरी कम है, अर्बन वाले की ज़्यादा है, ठीक है। ऐसे आप कुछ और इक्वालिटी के टर्म्स लाएंगे कि ये इक्वालिटी हो सकती है। तो आप बिल्कुल सही है, यही सारी इक्वालिटी होती है, ठीक है। अब बट इसको हम पेपर में कैसे लिख के आएंगे? तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि लास्ट की कहते हैं इक्वालिटी का मतलब क्या है? एब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेजेस, ठीक है, और सबके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ हो। ऑल मस्ट हैव एक्सेस टू सोशल बेनिफिट, नो वन शुड बी रिस्ट्रिक्टेड ऑन एनी ग्राउंड। अब आप ये 3 पॉइंट पढ़ के तो बोलेंगे यार बिल्कुल सही है ना, क्या दिक्कत है इसमें? बट अगर मैं आपको बोलूँ नो वन शुड बी रिस्ट्रिक्टेड ऑफ एनी ग्राउंड, तो अगर मैं आपको बोलूँ गवर्नमेंट मान लो कल को स्कीम लेके आती है, पेंशन स्कीम, ठीक है। इस पेंशन स्कीम में गवर्नमेंट कहती है कि हर जो ओल्ड एज पर्सन है 60 के अबव का, वो 10,000 रुपये ले सकता है, सॉरी 19 लग रहा है, तो 10,000 रुपये क्लेम कर सकता है गवर्नमेंट से, ठीक है। और अब हमने यहाँ क्योंकि पढ़ा कि सबके पास होनी चाहिए फैसिलिटी, तो अब आप भी यहाँ पर जाके क्लेम कर लेंगे, मतलब आपके पेरेंट्स भी, मेरे पेरेंट्स जाके कर लेंगे, और यहाँ पर जो अंबानी अडानी जितने भी अमीर लोग हैं, ठीक है, अमीर लोग छोड़ो, जो आपके आसपास के एरिया में होंगे, जो बिज़नेस कर रहे होंगे, जो तब भी जॉब में होंगे या फिर तब भी कुछ और काम कर रहे होंगे, या फिर पोटेंशियली रिच होंगे, अपने लाइक फाइनेंशियली काफ़ी स्टेबल होंगे, वो लोग भी एक चीज़ लाइक क्लेम करने आ जाएंगे, है ना। तो क्या यहाँ पर इक्वालिटी आई? सोच के बताइए। तो यहाँ पर इक्वालिटी नहीं आई। तो यही जो है, यही सारी चीज़ें आपको आंसर में लिख के आनी है वहाँ पर जो क्वेश्चन आएगा, ठीक है। इसके अलावा डिफरेंट डायमेंशन ऑफ इक्वालिटी क्या क्या होता है? लीगल इक्वालिटी, पॉलिटिकल इक्वालिटी, इकोनॉमिक इक्वालिटी, सोशल इक्वालिटी। मेरे ख्याल से आपको सब कुछ ही पता होगा।
तो इसमें डीप में तो जाने की ज़रूरत नहीं है। लीगल इक्वालिटी क्या होती है? इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन बाय लॉ। इक्वालिटी बिफोर लॉ होती है जहाँ पर आप जो जो गवर्नमेंट है वो सबके लिए इक्वली जो लॉ है वो इम्प्लीमेंट कर रही है। इक्वल प्रोटेक्शन बाय लॉ होती है जो कि एक पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है एक तरीके से, ठीक है, जिसमें गवर्नमेंट क्या करती है, जिसमें गवर्नमेंट जो है वो सबके लिए अफर्मेटिव एक्शन लेती है एक तरीके से, मतलब, ठीक है, मतलब इक्वालिटी पहुंचाने के लिए सबके लिए डिफरेंट वेज एंड मीन्स यूज़ करे जाते हैं। जैसे कि 1, 2 एंड 3, ठीक है, 3 बॉक्स है और 3 लोग हैं। एक है बहुत लंबा, एक है थोड़ा उससे छोटा और एक है बहुत छोटा, ठीक है। तो अब इक्वालिटी बिफोर लॉ क्या बोलेगा कि छोटे वाले को छोटे के ऊपर भेज दो, मीडियम वाले को मीडियम के ऊपर, बड़े वाले को बड़े के ऊपर। हाँ, तो इक्वल प्रोटेक्शन वाला लॉ क्या बोलेगा, ये छोटा वाला पर्सन जो है सबसे बड़ा वाला ये मिलना चाहिए, क्यों? ताकि इक्वालिटी आ पाए, ठीक है। फिर मीडियम वाले को मीडियम वाला मिलना चाहिए, क्यों? ताकि तीनों की हाइट बराबर आए, एक तरीके से एग्जाम्पल आप समझ सकते हो। और सबसे लंबे वाले को सबसे छोटा वाला बॉक्स मिलना चाहिए, समझे। मान लो यहाँ पर कोई फुटबॉल मैच था, तो अब तीनों की हाइट मैच हो गई, तो अब ये आराम से वो फुटबॉल का ग्राउंड देख सकते हैं, ठीक है। तो यही होती है लीगल इक्वालिटी में दो कॉन्सेप्ट, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन बाय लॉ। देन आता है पॉलिटिकल इक्वालिटी। पॉलिटिकल इक्वालिटी कुछ नहीं होती, आपके पास पॉलिटिकल अगर स्पेयर में एंटर करने के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ है, दैट इज़ पॉलिटिकल इक्वालिटी, जिसमें आपके पास नॉलेज के बेस पर, रीजन ऑफ गॉड के बेस पर, बर्थ के बेस पर, मनी के बेस पर, कलर के बेस पर आपको डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा रहा, ठीक है। अगली चीज़ आती है इकोनॉमिक इक्वालिटी। इकोनॉमिक इक्वालिटी क्या कहती है, जहाँ पर आप अफर्मेटिव एक्शन लेती है गवर्नमेंट आपके लिए, ठीक है, जिसमें 2 टाइप की चीज़ें आती है, बॉटम अप अप्रोच, टॉप बॉटम अप्रोच। बॉटम अप्रोच क्या होती है, जैसे मान लो एक ट्रायंगल लेते हैं, मान लो ये गवर्नमेंट है ऊपर और यहाँ पर आप लोग हैं, ठीक है, या फिर मान लो अब यहाँ पर भी है, कोई बात नहीं, बट मान लो गवर्नमेंट ने एक डिसीज़न लिया और आपके ऊपर वो इम्प्लीमेंट हुआ। अब इसको कैसे समझ सकते हैं, जैसे मान लो आपके पापा है घर के सबसे डिसीज़न मेकर, ठीक है, तो उन्होंने बोला कि आपको 100 रुपये दिए और बोला कि भाई शॉप पे जाओ, शॉप पे जाके ये 10 आइटम लेके आ जाओ, ठीक है। अब मान लो आपको 11वां आइटम भी लेना था, बट आप नहीं ले सकते क्योंकि आपकी अथॉरिटी ने आपको मना कर दिया, ठीक है। तो यही हो गया टॉप बॉटम अप्रोच, आपकी टॉप अथॉरिटी ने मना कर दिया, मतलब आपको डायरेक्ट कर दिया कि आपको क्या लेके आना है। अगली चीज़ आती है बॉटम अप्रोच। इसमें क्या होता है, मान लो आपके पापा ने आपको 100 रुपये दिए, ठीक है, उन्होंने आपको 100 रुपये दिए और बोला कि चलो शॉप से, जैसे आप यहाँ पे कुछ 10 सामान लेके आए थे, उन्होंने आपको बोला कि एक 10 किलो का आटे का पैकेट और ले आना, ठीक है। तो आपने 10 रुपये का आटे का पैकेट लिया और बाकी जो 9 आइटम थे वो अपनी मर्ज़ी के लेके आ गए, ठीक है। तो अब इसमें डिसीजन मेकिंग किसके पास थी, आपके पास, ठीक है। आप कहाँ पर लाई कर रहे हो, आप यहाँ पर लाई कर रहे हो, गवर्नमेंट कहाँ पर लाई करती है, गवर्नमेंट यहाँ पर लाई करती है। तो अब आपको समझ आ रहा होगा, टॉप बॉटम अप्रोच में गवर्नमेंट एक डिसीजन लेती है जो नीचे से ऊपर से नीचे तक सेम इम्प्लीमेंट होता है, और बॉटम अप अप्रोच में नीचे गवर्नमेंट, आप एक, मतलब गवर्नमेंट बस एक वो डायरेक्शन देगी आपको कि आपको क्या करना है, और आप नीचे से उसको ऊपर इम्प्लीमेंट करना शुरू करेंगे, ठीक है। तो यही थी वो टॉप बॉटम अप्रोच की कहानी। एंड सोशल इक्वालिटी अब लास्ट चीज़ आती है आज के चैप्टर में, कि क्लास, रिलीजन, रेस, सेक्स, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन ना हो, ठीक है, इन चीज़ों के ऊपर डिस्क्रिमिनेशन ना हो। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 15 के अंदर ये चीज़ लिखी हुई है, और यही आती है सोशल इक्वालिटी, जहाँ पर सोशल इक्वालिटी ऑल्सो डिपेंड अपॉन ओपननेस ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, जहाँ पर इक्वल बेसिस ऑफ फैसिलिटी एंड सोशल मोबिलिटी प्रोवाइड करी जाए, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें थी जो इक्वालिटी में आपको पता होनी चाहिए। अगर मैं आपको इक्वालिटी भी एक बार जल्दी से रिवाइज करा दूँ, तो इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट हमने देखा, जिसमें हमने काफ़ी सारी चीज़ें देखी, जैसे कि लीगल इक्वालिटी क्या होती है, पॉलिटिकल इक्वालिटी क्या होती है, इकोनॉमिक इक्वालिटी क्या होती है, सोशल इक्वालिटी क्या होती है। अब ये इन्हीं में से क्वेश्चन आएगा कि इक्वालिटी एक्सप्लेन करो, आपको 4 डायमेंशन लिख के आने हैं बस, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही था। बाकी एक बार मैं अगर आपको क्वेश्चन दिखाऊँ तो एक सेकेंड, ठीक है, अगर मैं आपको आज क्वेश्चन दिखाऊँ तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और डेमोक्रेसी अब आप आराम से बता सकते हो, मीनिंग ऑफ राइट्स आप बता सकते हो, पॉजिटिव और नेगेटिव लिबर्टी को आप बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। इक्वालिटी एंड इनइक्वालिटी को आप एक्सप्लेन कर सकते हो, पॉलिटिकल इक्वालिटी को एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। थ्योरी ऑफ जस्टिस, चलो मैंने अभी नहीं बताया आपको, ठीक है। ऑटोनॉमी आप बता सकते हो, क्या होता है ऑटोनॉमी, और जैसे सिविल बड्डी में सिविल सोसाइटी, चलो ये तो मैं अभी आपको ऐसे ही बता देता हूँ। सिविल सोसाइटी क्या होता है, सिविल सोसाइटी होता है कि मतलब हम सब लोग, ठीक है, हम सब लोग एक सिविल सोसाइटी का पार्ट है। तो इसका मतलब क्या है, अब इस क्वेश्चन में आप क्या लिख के आएंगे, सबसे पहले इंट्रो लिखेंगे जिसके अंदर आप सिविल सोसाइटी एक्सप्लेन करेंगे, देन आप सिग्निफिकेंस लिखेंगे कि हमारा सिग्निफिकेंस क्या है, हमको मैनेज करने में चैलेंजेस क्या आते हैं गवर्नमेंट को, इसके बाद सॉल्यूशंस क्या है, और सब कंक्लूजन, बस ऐसे क्वेश्चन करने होते हैं सॉल्व, ठीक है। तो मैंने जैसा आपको प्रॉमिस करा था 1 2 3 4
इसके भी 2 पार्ट हो गए वैसे एक तरीके से 5 और लगभग 6 क्वेश्चन आपको इस वीडियो से आराम से आप निकाल सकते हैं। मार्क्सिस्ट कॉन्सेप्ट ऑफ सिटीजनशिप भी इतना टफ नहीं है। अगर आपको मार्क्सिस्ट वाली आज थ्योरी समझ आ चुकी है तो आप इसको भी लिख सकते हैं आंसर, ठीक है। तो यही था आज की वीडियो में। आप कमेंट पोस्ट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको आज का लेक्चर कैसा लगा। एंड MPS मैट्रिक्स को आप सब्सक्राइब कर सकते हो अगर आपको लाइक पसंद आए तो कर लेना, वरना ऐसे कोई वो भी नहीं है। सो थैंक यू फॉर योर टाइम एंड योर एफर्ट्स। सो ओके।